पटवार का पेपर 4 कंप्लीट हुआ आपका टेस्ट सीरीज के रूप में, और उसमें मैथ सेक्शन से जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सवालों पे अपन चर्चा करते हैं कि कैसे सवाल थे, उनकी भाषा कैसी थी और उनको हल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए था। पहला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। इसमें आपकी केवल और केवल पहाड़ों पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी पहाड़ों पे पकड़ मजबूत है, वर्गमूल घनमूल आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वर्ग घन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद किए हुए हैं, तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं होगी करने में। जैसे देखिए सर, सबसे पहले हम इस कंडीशन में मल्टीप्लाई 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 को सॉल्व करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई से पहले ब्रैकेट लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व होगी। बोर्ड मास का नियम यही कहता है। तो एक एक करके मैं गुणा करते चलता हूं। जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो या तो आप 5 का पहाड़ा तीनों में पढ़ लीजिए, या फिर देखिए अगर ये 300 होता और 300 को 5 से गुणा करते तो 1500 आता। 1500 तो 1 हो गया। अब 1525 पंजे 125, 1500 में 125 जोड़ूंगा तो 1625 आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा? पहाड़ों पे कैलकुलेशन पे पकड़ मजबूत होनी चाहिए। इन दोनों को गुणा करेंगे साहब, तो कैसे गुणा करेंगे? आप कहोगे 21 एकम 21 का 1, 2 बच गया। 21 3 63, 63 और 2 65, 65 माइनस में 22 और 63 में से 52 को जब आप माइनस कर देंगे 22 बचा, और 63 में से 52 को माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा। 5 और 1 6, 5 और 2 7 होगा बेटा। 6 को जब इसमें जोड़ देंगे तो 22 22 हो जाएगा, और इसमें से आपको माइनस करना है कितना? 242। 11 और 22 को गुणा करके कितना आता है? 242। 6 में से 2 माइनस किया 4 बच गया। 7 में से 4 माइनस किया 3 बच गया। 20 में से 2 माइनस 22 में से 2 माइनस करेंगे 20 बच जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब आ जाएगा 2034। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरा सवाल भी आपका सिंप्लीफिकेशन से था। 6 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना आता है बेटा? 36 प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना निकल के आता है? 49। 7 को 2 बार गुणा करने पर। और 16 का वर्गमूल क्या होता है? जब 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 आता है, और इन दोनों में से एक 4 बाहर निकल के आ जाएगा। तो 36 और 4 40, 40 में 49 जोड़ देंगे, 40 और 40 80, 89 मेरे सवाल का क्या निकल के आ जाएगा? जवाब निकल के आ जाएगा। तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल था आपका गोले पर आधारित, स्फीयर। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो गोले का आयतन क्या होता है यह आपको पता होना चाहिए, और गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 गुणा में पाई गुणा में r क्यूब। यहां पे r इसकी त्रिज्या है। अच्छा, जिसका व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अगर 42 व्यास है तो जो त्रिज्या होगी वो 42 की आधी कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो त्रिज्या बराबर 21 रख दीजिए। आयतन निकालना शुरू करते हैं। 4/3 गुणा 22/7 गुणा में, सर r का मतलब 3 बार लिखना है, तो मैंने 21 गुणा 21 गुणा 21 3 बार लिख दिया, पावर 3 थी। तो 7 को 3 से गुणा करके 21 आएगा, और 21 से 21 पूरा पूरा कट गया। अब आप बताइए कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 4 गुणा में 2 गुणा में 11 गुणा में 21 गुणा 21 बराबर 441 होता है। मैंने 22 को 11 गुणा 2 लिख दिया ताकि पहाड़ा पढ़ना आसान हो जाए। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 होगा। भाई सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। 22 का पहाड़ा आता है तो खूब पढ़ो, मुझे क्या दिक्कत है।
अगर नहीं आता है तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा छोटा कर लीजिए। 11 को करेंगे तो 1 का 1 आया, 4 1 5 आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, ये आएगा सर मल्टीप्लाई करके। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 का 0, 4 बच गया। 8 8 64 और 4 68 का 8, 6 बच गया। 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 38,808। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? सी ऑप्शन। बस सिंप्लीफाई करना था और कुछ भी नहीं था इसमें। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और दोनों के बीच की दूरी बराबर होती है। समांतर भुजाओं की लंबाई 5 इकाई और 3 इकाई है समांतर भुजाएं, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 6 है। अब देखिए साहब, अगर मुझे निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है, 1/2 गुणा में समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, ये होता है समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम का एरिया। 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, 3 और 5 दोनों को जोड़ेंगे 8 आएगा, और दोनों के बीच की दूरी हमको 6 दे रखी है। 2 से कट गया 4 बार, 6 4 24, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल पे बढ़ते हैं सर। 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर, देखो एक घनाभ है, घनाभ एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती हैं, जो कि 4 10 15 दे रखी है। 4 10 और 15, इसको पिघलाया। जब एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो आयतन से बनाई जाती है, तो इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। इसको पिघला के इतना मटेरियल निकल के आ जाएगा। अच्छा सर, इस मटेरियल को किसमें बदलना है? ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे पासे बनाने हैं, डाइस। अगर छोटे छोटे पासे बनाने हैं तो यार पासे तो बहुत सारे बन सकते हैं इससे। एक पासा नहीं, पासे का तो कई गुना तैयार होगा। और ऐसा पासा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2-2 हो, तो एक पासे में कितना आयतन लगता है? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं? x। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 15 पंजे 75। तो आप कह सकते हो कि कितने पासों की रचना की जा सकती है? 75 पासे बनाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका किनारा, किनारा मतलब भुजा 8 दे रखी है, और अगर भुजा 8 दे रखी है और आयतन आपसे पूछ रहा है, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया। आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो 8 का जब आप क्यूब करेंगे, 8 8 64 8 512, तो आप कहेंगे मेरा उत्तर कितना निकल के आ जाएगा? 512 हमारे सवाल का जवाब होगा। चलिए, दो संख्याएं जिनका मध्यानुपाती 14 और तृतीय समानुपाती 4802 होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था अनुपात और समानुपात में, एप्लीकेशन पे जो क्लास चल रही है। मैंने कहा था इस सवाल को हमेशा ऑप्शन से करना कि दो संख्याएं या तो 2 और 9 होंगी, 7 और 28 होंगी, 4 और 49 होगी, इनके अलावा तो वो दो संख्याएं नहीं हो सकती। अब इनमें से वो कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती? मैंने पहला ऑप्शन ले लिया। अगर मैं 2 का
और 98 का मध्य समानुपाती निकालूं। मध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं? दोनों का गुणा करके रूट कर देते हैं। तो सर इसको मैंने लिख दिया 2 गुणा में 49, 49 का दुगना 98। इन दोनों में से 2 बाहर आ गया, इसमें से 7 बाहर आ गया, तो 7 दूनी 14। इसका मतलब ये है इन दोनों का जो मध्य समानुपाती है वो 14 होना चाहिए, 14 ही निकल के आ रहा है। अब वो कह रहा है तृतीय समानुपात और निकाल लेते हैं, 2 का और 98 का तृतीय समानुपात और चेक कर लेते हैं। तो 98 इंटू 98/2 ये हो गया तृतीय समानुपाती निकालने का तरीका। 2 से कट गया 49 टाइम्स, ठीक है, 49 बार कट जाएगा। अब एक काम करो भाई साहब, इसको 98 को 2 गुणा में 49 लिख लो, 49 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 98 को 2 गुणा में 49 लिख लिया। अब ये हो गया 2 इंटू 49 का स्क्वायर, और 49 को मैं 50 - 1 लिख सकता हूं, 50 - 1 का स्क्वायर। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या फिर अगर आपको करना आता है तो बहुत अच्छी बात है कि 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। कितने तरीके होते हैं 49 के स्क्वायर निकालने के? 50 - 1 का स्क्वायर कर लेंगे तब भी निकल के आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो इसको ऐसा रहने दो, 98 को 98 और गुणा में 49 का 49 जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही। सीधा सीधा मैंने इसको लिख लिया 100 - 2। करने के तरीके लाखों हो सकते हैं, तुम करना तो चाहो। 4900 तो ये हो गया 4900, और इसमें से हमको माइनस कर देना है 49 का दुगना 98। तो 98 जब माइनस करेंगे 9802 आ जाएगा मेरा उत्तर। ये लीजिए 9802। कोई गुणा भाग करना ही नहीं पड़ा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई। ये दोनों वो संख्याएं हो गई जो सवाल पे खरी उतर रही होंगी। आगे ए बी का, बी और सी का, सी और ए का, सी और डी का अनुपात इतना है, बी डी किसके बराबर है? देखो भाई, ए का और बी का अनुपात दे रखा है 1:2, 1.2:2। तो अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे 0 आएगी, यहां लग जाएगी। 4 से काट लिया 3 बार और 4 से काट लिया 5 बार, तो अनुपात आ गया 3:5। 4 पंजे 20, 4 तिया 12, ठीक है। अगर मैं बी और सी के अनुपातों को भी सही कर लूं जो पॉइंट में दे रखे हैं, 1.5 और 2, 1.5:2, तो पॉइंट हटाया 20 आ गया, 5 से 3 बार कट गया और 5 से 4 बार कट जाएगा, 5 चौक 20। सी और डी का अनुपात बेचारा सीधा सीधा दिया हुआ है कितना? 2:3 के। चलिए सर, ए बी सी डी पहले निकालेंगे, ए बी सी और डी। तो भैया ए और बी कितना है? 3 और 5। बी और सी कितना है? 3 और 4। सी और डी कितना है? 2 और 3 है। मैंने बताया था पड़ोसी नंबर भर देते हैं। पड़ोसी 5 है, पड़ोसी 4 है, पड़ोसी 3 है और पड़ोसी में 2 आ जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है, बेसिक में कर रखे हैं हमने ऐसे सवाल, बी और डी का अनुपात बताइए। अगर बी और डी का ही पूछ रहा है तो सी और ए को गोली मारिए, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं आपस में। देखो सर, 5 से 5 कट गया, अनुपात निकालेंगे तो 3 से 3 कट गया, 2 से 1 बार कट गया, 2 से 2 बार कट गया, अनुपात आ गया 1:2। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलिए। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले, हारने वाले को 618 वोट मिले। उम्मीदवार को मिले कुल वोटों का कितना प्रतिशत जीतने वाले उम्मीदवार को मिले? कुल वोटों का कितना प्रतिशत जीतने वाले को मिले? तो जीतने वाले को मिले 1854। ये टोटल वोटों का कितने प्रतिशत होगा ये पूछ रहा है। टोटल वोट गिन लेते हैं सर। 8 और 4 12 का 2, 1 बच गया। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 72 आ गया। 18 और 6 24, 2472। चलिए सर काटते हैं इसको।
6 से कटता दिख रहा है, 6 तिया 18, 0, 6 9 54, 6 चौक 24, 12 6 72, 418। बहुत बढ़िया। 4 से काट लिया, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 103, और 4 से काट लिया जी 25 बार। 103 से पूरा पूरा कट गया 3 बार, अरे पूरा हो गया ये तो। 25 तिया 75, कोई पॉइंट में उत्तर ही नहीं निकल के आया। आंसर आ गया सर 75%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अमन कर्ज चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन का 15% के बराबर मासिक भुगतान करता है। जितना भी पैसा वो कमाता है उसमें से 15% उसने मासिक भुगतान कर दिया, तो 15% तो उसके पास से चला गया, बचा 85%, 85%। अब जो 85% बचा, शेष उसका 75%, 75% अगर चला गया तो 25% तो बच रहा होगा। बेसिक में अपन ने खूब सारे सवाल पढ़े थे ऐसे। और जो उसके पास बचा हुआ है वो 425 रुपया बचा हुआ है, ऐसा बोल रहा है। चलिए सर, 25 चौक 100, 5 17 85, 5 20 100, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, x बराबर 25 गुणा में 20 चौक 80 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया। एक जीरो की एक जीरो उतार ली तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? 2000 रुपए होना चाहिए मासिक वेतन। ठीक है, चलिए, 5650 में 15% की वृद्धि करने पर कितना होगा? अगर मैं 5650 में जोड़ दूं 5650 का 15%, तो यही पूछ रहा है ना, सिंपल सा कितना होगा। अगर 5650 में वृद्धि कर रहे हैं तो इसी में जोड़ना पड़ेगा। 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 20 बार, 0 से 0 कट गया। अगर मैं गुणा कर लूं तो ये हो गया 5650 प्लस तीनों को 5 तिया 15 का 5, 1 बच गया, 6 तिया 18 और 1 19 का 9, 1 बच गया, 5 तिया 15 और 1 16 और बटे में आ जाएगा जी 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया ये। तो आप कहेंगे इसमें जोड़ दोगे तो 7.5 तो आखिरी में सेम की सेम आएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4 1 हो जाएगा, बच गया 6, 64 97.5 डी ऑप्शन करेक्ट दिख गया। आगे चलिए, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो विक्रेता को इतने रुपए का लाभ हुआ। कोई वस्तु जितने रुपए की रही होगी, अगर उसको 10% के लाभ पर बेच दिया जाए तो 10% का लाभ सीधा सीधा 77770 के बराबर। तो पॉइंट हटा के मैंने क्या कर ली, 2 जीरो नीचे लगा ली, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, तो वस्तु की जो कीमत रही होगी वो 7777 रही होगी, जिसका 10% इतना निकल के आ जाएगा 7777। ठीक है, चलिए सर, एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे, 12 दर्जन, एक अंडा 5 रुपए का आता है तो 12 दर्जन, तो भैया 12 दर्जन का मतलब हो गया 12 गुणा में, एक दर्जन में 12 होते हैं तो 144, 5 रुपए के हिसाब से 12 पंजे 60, 12 6 72, 720 रुपए का खर्चा होगा आपका। 12 अंडे परिवहन के दौरान टूट गए, 12 अंडे टूट गए मतलब 1 दर्जन अंडे टूट गए, 11 दर्जन अंडा अभी भी बचा हुआ है,
11 दर्जन का मतलब गुणा में 12 अभी भी आपके पास बचा हुआ है, और शेष 6 रुपए प्रति अंडे के दर से बेच दिए। एक अंडा कितने का बेचा? 6 रुपए का, तो 11 6 66 गुणा में 12, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 6 72 का 2, 12 6 72 और 2 97, 992 रुपए का बिक गया। 720 रुपए का सामान 792 का बेच दिया, 72 रुपए का लाभ हुआ। 720 रुपए पे गुणा में 100, 0 से 0, 72 से 72, कितने परसेंट रिजल्ट आ गया सर? 10% लाभ हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 10% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए। रमेश शर्मा 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए 8,000 रुपए उधार लेता है। तो भैया 8,000 रुपए उधार लिए, तो 8,000 रुपए का 5% की दर से 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो 8 पंजे 400 गुणा 3, 1200 रुपए उसको देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर 8,000 रुपए 5% से 3 साल के लिए उधार दिए हैं, तो आपको पैसा 1200 रुपए देना है अगले को ब्याज का। वह इसे मनोहर को 3 साल के लिए 7% की दर से उधार दे देता है। अब मनोहर को जो पैसा दे दिया वो रमेश को ब्याज देगा। 8,000 रुपए पर 7% की दर से 3 साल का इसको ब्याज मिलेगा कितना? इसने क्या किया, किसी से पैसा लिया 8,000 रुपए और वो मनोहर को दे दिया, और बीच में क्या कमीशन खा रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 8 7 56, 560 गुणा में 3, 0 का 0, 6 तिया 18 का 8, 5 तिया 15 और 1 16। तो भैया उसको कितने रुपए का लाभ हो गया? 1680 में से घटाएंगे तो 480 रुपए का लाभ हो जाएगा, वो बच जाएंगे इसके 480 रुपए। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, सीधा सीधा। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। 3% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए 10,000 रुपए के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। आपने ट्री मेथड जरूर पढ़ा होगा। अगर आप इस सवाल को कर रहे हैं तो ट्री मेथड क्या होता है वो देखिए। 3% का मतलब 3/100 से ब्याज लगेगा। 3/100 से, 3/100 से और 3/100 से। जब ब्याज लगाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 को गुणा करेंगे, पहले साल का ब्याज 300 आएगा। 3 बार लिखते हैं, 3 बार लिख दिया। फिर इस 300 रुपए पे वापस से 3/100 से ब्याज लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 तिया 9 रुपए का ब्याज आएगा। ये भी 3 बार लिखा जाता है। फिर इस 9 रुपए पे जो ब्याज लगेगा वापस से 3% का, तो आप कहेंगे कितना ब्याज आ जाएगा? 0.9 27, 0.27। और ये जो धनराशि होती है इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 9 तिया 27.27 आ जाएगा 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, 27.27। ए ऑप्शन करेक्ट। आगे चलिए। 30 छात्रों की एक कक्षा परीक्षा में परीक्षा हुई, उपस्थित हुए। 12 छात्रों के औसत अंक 80 आए। 12 छात्रों ने 80 अंक प्राप्त किए प्लस। शेष बाकी का 75 आया। बाकी कितने बच गए? 18, क्योंकि टोटल 30 थे, 75 नंबर आए। अब आगे क्या पूछ रहा है बताइए। कक्षा का औसत अंक, टोटल 30 छात्रों का औसत कितना होगा? भाई 30 में से 12 का 80 नंबर है, 18 के 75 नंबर है, तो टोटल के कितने आए ये बता दीजिए आप। देखो एक काम करते हैं, 6 से 2 बार गुणा करने से क्या फायदा? 6 से 3 बार और 6 से 5 बार कट गया। अब 5 से कट रहा है 15 बार और 5 से कट रहा है 16 बार, तो 16 दूनी 32, 15 तिया 45 बराबर में x के, आपकी कैलकुलेशन मैंने रत्ती भर की कर दी,
तो ये कहेंगे 4 और 3 7, 5 और 2 7, 77। इसका मतलब पूरी क्लास का जो औसत रहा होगा वो 77 77 रहा होगा। आगे चलते हैं। 11 के पहले 12 गुणजों का औसत बताइए, वो ये कह रहा है। अगर मैं 11 को 1 से गुणा करूं, 11 को 2 से गुणा करूं, 11 को 3 से गुणा करूं और इसी तरीके से 11 को 12 से गुणा करूं, तो इन सबका औसत कितना होगा? ये अलग अलग संख्याएं हैं। 11 के 12 गुणजों का औसत। अब भाई जब लगातार संख्याएं चलती हैं तो औसत निकालने का तरीका होता है, पहली संख्या 11 गुणा 12 करेंगे, कितना आएगा सर? यह आ जाएगा आपका 132 दूसरी संख्या बटे में 2। अगर मुझे औसत निकालना है 11 प्लस 132 बटे में 2, पहली और आखिरी संख्या बटे में 2, बीच की संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर? ये 2 और 1 3, 3 और 1 4, 143/2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 71.5 मेरे सवाल का जवाब होगा 71.5। चलिए आगे। 50,176 रुपए की राशि को 32 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? 50,176 रुपए की धनराशि 32 लोगों में बांटनी है, तो हर किसी को कितना पैसा मिलेगा? भाग देके पता कर लीजिए कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले तो इसको किससे काट दूं? 8 से काट देते हैं, चलो 4 बार। 8 6 48, 2 बच गया। 8 दूनी 16, 5 बच गया। 8 7 56, 1 बच गया। 8 दूनी 16। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचा। 4 पंजे 20, 2 बचा। 4 6 24, 3 बचा। 4 अट्ठे 32, तो हो गया 1568। तो भैया हर आदमी को 1568 रुपए मिल रहे होंगे। आई बात समझ में? यह आपका सॉल्यूशन था। बेसिक आपको आते होंगे तभी आप टेस्ट सीरीज की तरफ मूव कर रहे हैं। बेसिक पे अगर पकड़ मजबूत नहीं है तो टेस्ट सीरीज देने का कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। टेस्ट सीरीज दीजिए, उससे पहले बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक की क्लासेस भी हमारी रेगुलरली चलने लग रही हैं। आई बात समझ में? इतना सा आप कर लीजिए। बाकी पटवार का पेपर दूर नहीं है, कोई भी आप टारगेट रखते हैं तो इसी तरीके के सवाल आते रहे हैं और इसी तरीके के सवाल पेपर में आते रहेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।